डीप वर्क पार्ट 2। हाई स्किल्ड वर्कर्स, उच्च स्तरीय कौशल वाले कर्मचारी। ब्रिंजोल्फसन और मैकफी इस समूह को हाई स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। नेट सिल्वर इसी समूह का साक्षात रूप है। रोबोटिक्स और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी तकनीकी प्रगति के चलते लो स्किल्ड वर्कर्स का काम स्वचालित हो जाता है। पर जैसे कि ये अर्थशास्त्री जोर देकर कहते हैं, डाटा विजुअलाइजेशन, एनालिटिक्स, हाई स्पीड कम्युनिकेशन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों ने अपेक्षाकृत अधिक अमूर्त व डाटा चालित तार्किकता के योगदान को बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्रों की नौकरियों का महत्व बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो जिन लोगों के अंदर तेजी से जटिल होती जा रही मशीनों के साथ काम करने और उससे महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने की योग्यता होगी, उनकी उन्नति तय है। टाइलर कोवेन ने इस वास्तविकता का सार और अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। बड़ा सवाल यह होगा कि आप जटिल मशीनों के साथ काम करने योग्य है या नहीं। नेट सिल्वर के लिए विशाल डाटाबेस में डाटा फीड करना और फिर उसकी मदद से कंप्यूटर एल्गोरिदम पर आधारित अपनी रहस्यमयी पूर्व अनुमान प्रणाली, जिसे तकनीकी भाषा में मोंटे कार्लो सिमुलेशन कहा जाता है, उसके द्वारा परिणाम हासिल करना सहूलियत भरा काम है। इस लिहाज से वे स्वयं भी एक उच्च स्तरीय कौशल वाले कर्मचारी है। जटिल मशीनों सिल्वर की कामयाबी के रास्ते की बाधा नहीं है, बल्कि उनकी कामयाबी का एक साधन है। द सुपरस्टार्स, शिखर पर बैठे सितारे। डेविड हेनिमियर हैंसन, जो स्वयं एक शानदार कंप्यूटर प्रोग्रामर है, दूसरे समूह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसे द सुपरस्टार का नाम दिया गया है। ब्रिंजोल्फसन और मैकफी का अनुमान है कि हमारी नई अर्थव्यवस्था में इस समूह के लोग खूब उन्नति करेंगे। हाई स्पीड डाटा नेटवर्क और ईमेल व ऑनलाइन वीडियो चैटिंग सॉफ्टवेयर ने ज्ञान के कई क्षेत्र में क्षेत्रीयता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए, आजकल एक प्रोग्रामर को स्थायी रूप से नौकरी पर रखना, उसे सारे कर्मचारी लाभ देंगे और ऑफिस खोलने के लिए जगह का इंतज़ाम करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि यह सब करने के बजाय आप हैंसन जैसे दुनिया के सबसे अच्छे प्रोग्रामर से किसी एक को भुगतान करके उसकी सेवाएं सिर्फ तब तक ले सकते हैं जब तक कि आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता। ऐसी स्थिति में शायद आपको कम खर्च में बेहतर परिणाम मिल सकता है। वहीं हैंसन को हर साल आपके जैसे कई ग्राहकों के लिए काम करने का मौका मिल सकता है, जो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। भले ही आपका ऑफिस अमेरिका के डेमोइन शहर में स्थित हो और हैंसन आपसे कोसों दूर स्पेन के मार्बेला शहर में बैठकर काम कर रहे हो, लेकिन अब इससे आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संचार और सहकार्य संबंधी प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने इस तरह काम करना सहज बना दिया है। हालांकि इससे निम्न स्तरीय कौशल वाले उस स्थानीय प्रोग्रामर को ज़रूर फर्क पड़ता है जो डे मोइन में रहता है और एक स्थिर वेतन वाली नौकरी की तलाश में है। ठीक यही चलन उन क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है जहां प्रौद्योगिकी के चलते सुदूर स्थानों पर बैठकर उत्पादक काम करना संभव है।
जैसे कंसल्टिंग, मार्केटिंग, डिज़ाइन और लेखन वगैरह। जब प्रतिभा का बाजार वैश्विक स्तर पर सभी के लिए उपलब्ध होता है तो इस बाजार की चोटी पर मौजूद लोग प्रगति करते हैं, जबकि बाकी सबको नुकसान उठाना पड़ता है। अर्थशास्त्री शेरविन रोसेन ने सन 1981 में अपने प्रभावशाली रिसर्च पेपर में इस प्रकार के बाजारों के पीछे सक्रिय गणित की पहचान की। ऐसे बाजारों को तकनीकी रूप से विनर टेक ऑल मार्केट कहा जाता है, जहां चोटी पर बैठे विजेता सारा लाभ खुद ले जाते हैं। उनकी रिसर्च से सामने आई सबसे प्रमुख बात यह है कि प्रतिभा को अपूर्ण प्रतिस्थापन के एक स्पष्ट कारक के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने फॉर्मूले में Q राशि माना था। रोसेन ने इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। औसत दर्जे के कई गायकों का प्रदर्शन किसी एक उत्कृष्ट गायक के अकेले प्रदर्शन के बराबर नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभावी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप थोक में खरीद आपस में मिलाए और अपने मन चाहे प्रतिभा स्तर पर पहुंच जाए। उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ होने के अपने लाभ होते हैं। इसलिए अगर आप किसी ऐसे बाजार में हैं जहां उपभोक्ता की पहुंच हर कलाकार तक है और उन सभी की Q राशि का मूल्य स्पष्ट है, तो उपभोक्ता सर्वश्रेष्ठ का ही चयन करेगा, भले ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का कौशल दूसरे नंबर पर मौजूद प्रतिभा के कौशल से थोड़ा ही ज़्यादा है। तब भी बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा सुपरस्टार को ही हासिल होगा। 1980 के दशक में इस सुपरस्टार प्रभाव का अध्ययन करने के लिए रोसेन ने फिल्मी सितारों और संगीतकारों के उदाहरण को देखा, क्योंकि उनका बाजार स्पष्ट था, जैसे सिनेमा हॉल और म्यूजिक स्टोर्स, जहां विभिन्न कलाकारों तक दर्शकों और श्रोताओं की पहुंच बराबर होती है। ये ऐसे बाजार है जहां दर्शक और श्रोता उनकी कला को अच्छी तरह परख कर यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें उन कलाकारों की कला का आनंद लेने के लिए पैसे खर्च करने हैं या नहीं। संचार और सहकार्य संबंधी प्रौद्योगिकी के उदय ने कई स्थानीय बाजारों को समान रूप से वैश्विक बाजारों में तब्दील कर दिया है। आज अगर एक छोटी कंपनी एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदना चाहती है या पब्लिक रिलेशन कंसल्टेशन ढूंढ रही है, तो इसके लिए उसके पास प्रतिभाओं का एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे म्यूज़िक स्टोर्स की बढ़ती संख्या ने एक छोटे से कस्बे में रहने वाले संगीत प्रशंसक को यह मौका दिया कि वह स्थानीय संगीतकारों के बजाय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूज़िक बैंड के एल्बम खरीद सके। दूसरे शब्दों में तो रोसेस ने आज से 30 साल पहले जो पूर्वानुमान लगाया था, आज सुपरस्टार प्रभाव उससे कहीं ज़्यादा व्यापक स्तर पर लागू होता दिख रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें अपने क्षेत्र में रॉकस्टार की हैसियत रखने वाले से सीधी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। द ओनर्स, मालिकाना हक रखने वाले। हमारी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विकसित होने वाला तीसरा समूह उन लोगों का है जिनके पास इस महान नवीनीकरण का संचालन करने वाली नई प्रौद्योगिकी के में निवेश करने के लिए पूंजी है। अमेरिकी पूंजी निवेशक जॉन डॉयर इस समूह का जीता जागता उदाहरण है। कार्ल मार्क्स के उदय के बाद हम यह समझ गए हैं कि पूंजी तक आपकी पहुंच होने से आपको एक बड़ी बढ़त मिल जाती है। हालांकि यह भी सच है कि कोई समय अवधि ऐसी होती है
जो अन्य समय अवधियों से ज़्यादा बढ़त दिलवा देती है। जैसे कि ब्रिंजोल्फसन और मैकफी बताते हैं, युद्ध के बाद यूरोप एक ऐसे बुरे दौर का उदाहरण बन गया था जो धन के ढेर पर बैठा था, पर जहां तेजी से होने वाला मुद्रा प्रसार और आक्रमणकारों के चलते पुरानी संपत्तियां आश्चर्यजनक गति से विलीन हो रही थी। युद्ध के बाद के दौर से विपरीत महान नवीनीकरण का मौजूदा दौर पूंजी तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विशेष रूप से अच्छा समय है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले उस सौदेबाजी के सिद्धांत को याद रखना होगा जो निर्धारित आर्थिक सोच का मुख्य घटक है। यह सिद्धांत तर्क देता है कि जब पूंजी निवेश और श्रम के संयोजन के जरिए पैसा कमाया जाता है तो मोटे तौर पर जितना निवेश किया गया होता है उतना ही लाभ मोटे तौर पर लौटाया भी जाता है। जैसे डिजिटल प्रौद्योगिकी ने कई उद्योगों में श्रम की ज़रूरत को कम कर दिया है, वैसे वैसे जटिल मशीनों के मालिकों तक वापस जाने वाले लाभ का प्रमाण बढ़ रहा है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में एक व्यापार पूंजीवादी इंस्टाग्राम जैसी कंपनी की फंडिंग भी कर सकता है, जो आखिरकार $1 बिलियन में बिकी, जबकि उसमें सिर्फ 13 कर्मचारी काम करते थे। भले इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब इतने कम श्रम का मूल्य इतना ज़्यादा लगाया हो। श्रम के इतने छोटे से योगदान पर जटिल मशीनों के मालिक के पास या इंस्टाग्राम के मामले में वेंचर इन्वेस्टर के पास जिस गति से धन वापस जाता है, अतीत में उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपनी पिछली किताब के लिए मैंने जिस वेंचर कैपिटल का इंटरव्यू लिया था उसने ज़रा चिंता बताते हुए स्वीकार किया था कि आज हर कोई मेरी जगह लेना